गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूजीसी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रेडिएशन चैप्टर का और एक इम्पॉर्टेंट लॉ हम लोग बात करेंगे, रेलेग जीन्स लॉ। अब तक हम लोग पढ़ चुके स्टीफेंस लॉ, जिसमें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एनर्जी है वो जो इमिट कर रहा है वो 4th पावर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल हो रहा था। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें हम लोग देख रहे थे वेवलेंथ के साथ मैक्सिमम वेवलेंथ हम लोग देख रहे थे। ग्राफ जो हम लोग प्लॉट कर रहे थे जिसमें टेम्परेचर था, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो वेवलेंथ है वो घटता जा रहा था। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ के साथ टेम्परेचर का जो रिलेशन था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो उसके एप्लीकेशन लिमिटेशन के बारे में बात किए थे। आज उसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर में बेस्ड आधारित एक लॉ रेलेग जीन्स लॉ के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ये लॉ दो थ्योरम के ऊपर में ये आधारित है। पहला है आपका स्टेशनरी वेव का थ्योरम और दूसरा है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये दो थ्योरम को अप्लाई करके रेलेग जीन्स डिराइव किए हैं एनर्जी डेंसिटी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक ब्लैक बॉडी, कोई भी एक कंटेनर जिसका मान लीजिए एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका जो साइड से वो ये से हम लोग डिनोट करते हैं। इस कंटेनर के अंदर में मान लीजिए अगर डिस्टर्बेंस है, रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी है जो कि रेडिएशन इमिट कर रहा है कंटेनर के अंदर में, तो कुछ देरी के बाद इस ढंग से हम लोग जैसे देख रहे हैं एक वेव ऐसा करके जा रहा, वॉल के साथ टकरा रहा, तो फिर ये घूम करके आ रहा, माने स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रहा। लेकिन स्टेशनरी वेव जो फॉर्म होंगे यही ऑप्शन है, बात ऐसा नहीं, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट वेवलेंथ तक हर तरह का स्टेशनरी वेव उसमें फॉर्म होंगे, हर तरह का वाइब्रेशन उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हर तरह का वाइब्रेशन को नहीं लेकर के हम लोग माने उसमें हर तरह का वेवलेंथ है, हर तरह का फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी के बीच में या तो डी न्यू रेंज फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, रेलेग ने क्या किया, यूनिट वॉल्यूम में कितना वाइब्रेशन होंगे, ये जो स्टेशनरी वेव में जो वाइब्रेशन हो रहा उसमें इतना फ्रीक्वेंसी रेंज में, कितना फ्रीक्वेंसी रेंज, डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में, क्योंकि हम बोले जीरो से इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन वहाँ पर मौजूद है, जीरो से इनफाइनाइट वेवलेंथ वाला रेडिएशन वहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग इतना से इतना फ्रीक्वेंसी के बीच में कितने तरह का रेडिएशन है, कितना रेडिएशन है, उसका वाइब्रेशन का संख्या रेलेग जीन्स कैलकुलेट करके निकाले, दैट इज इक्वल टू इतना 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू वही है फ्रीक्वेंसी रेंज, और सी है रेडिएशन का स्पीड, जो कि आप लोग जानते हैं फ्री स्पेस में यहाँ पर कंटेनर के अंदर स्पेस है फ्री 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम लोग ये भी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसवर्स नेचर का है, तो ये पोलराइज्ड हो सकता है। तो अगर ये इतना है नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चूँकि ट्रांसवर्स नेचर का है तो दो तरह से इंडिपेंडेंटली पोलराइज्ड हो सकता है। तो दो इंडिपेंडेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन ये जितना है, उसके अलावा अगर पोलराइज्ड अगर होगा तो पोलराइज्ड होगा माने, तो पोलराइज्ड होने से दो तरह से पोलराइज्ड हो सकते हैं। तो ये जो संख्या है इस संख्या में फिर से दो इंडिपेंडेंट तरह से पोलराइज्ड हो सकता है, तो इसमें और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से हम लोग 8 लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग वेवलेंथ के टर्म में भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, या तो इसको वेवलेंथ के टर्म में हम लोग ले लेंगे। आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर वेलोसिटी होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लेमडा। तो डी न्यू हम लोग को चाहिए, न्यू भी चाहिए, डी न्यू भी चाहिए हमको। तो डी न्यू सी तो है कांस्टेंट, 1 बाई लेमडा का डिफ्रेंसिएशन होगा -1 बाई लेमडा स्क्वायर फिर डी लेमडा। तो यहाँ पर न्यू के जगह में ये वाला पार्ट पुट कीजिए और डी न्यू के जगह में ये वाला पार्ट पुट कीजिए, और माइनस साइन को नेगलेक्ट करने से इजीली यहाँ पर अगर पुट कर देंगे हम लोग तो ये टर्म हमारा है। ये जो टर्म था रेडिएशन जो नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशन था पर यूनिट वॉल्यूम का वो इतना था फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और वेवलेंथ के टर्म में हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम वेवलेंथ के टर्म में इतना है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आप लोग पढ़े हैं,
एवरेज एनर्जी फॉर वन मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए एवरेज एनर्जी है kT, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एवरेज एनर्जी कोई भी रेडिएशन जो वाइब्रेट हो रहा है वन मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे आप लोग जानते हैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा, ये सब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला थ्योरम में आप लोग पढ़े। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं एवरेज एनर्जी वन मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए होता है kT। तो हमारे पास कितना मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इतना मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं पर यूनिट वॉल्यूम टोटल एनर्जी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी में एनर्जी इंटू पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक मोड के लिए एनर्जी अगर इतना है तो इतना मोड के लिए एनर्जी होगा कितना ना इंटू इतना, लेकिन यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम है इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। इसको हम लोग लिख रहे हैं ई लैम्डा डी लैम्डा, क्योंकि डी लैम्डा ही है रेंज। तो एनर्जी डेंसिटी मैंने एवरेज एनर्जी इंटू नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वो जो था हमारा पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन डॉट 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 पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा ई लैम्डा डी लैम्डा में इसके साथ ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 पाई लैम्डा डी और 4 इंटू kT डी लैम्डा, दिस इज कॉल्ड रेलेक्स लॉ। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के साथ एक्सपेरिमेंटल कर्व, हर वेवलेंथ के लिए एक्सपेरिमेंटल कर्व खास करके ल्यूमर और कर्लबम के द्वारा ये एक्सपेरिमेंटल कर्व एक बना के इधर में हम लोग एनर्जी डेंसिटी माने एनर्जी हम लोग लिए हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में, इधर हम लोग वेवलेंथ लिए एक्स एक्सिस में और इधर हम लोग वाई एक्सिस में एनर्जी हम लोग लिए। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व हमारा ये बन रहा है, ये जो डार्क जो लाइन आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कर्व इस ढंग से बन रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व में दो पार्ट देखा जा रहा है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट रेलेक्स जीन्स लॉ के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला पार्ट ही खाली हमारा आ रहा है, माने इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है, माने लॉन्गर वेवलेंथ रेंज में ही एक्सपेरिमेंटल कर्व में ये वाला पार्ट भी आ रहा था, लेकिन ये वाला पार्ट रेलेक्स जीन्स लॉ के आधार पर खाली ये वाला पार्ट है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कर्व में ये वाला पार्ट के साथ तो ये वाला पार्ट भी आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व जो ये वाला दिख रहा है, अगर हम लोग इसके पहले जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो हम लोग स्टडी किए थे, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को आधार मान के कर्व बनाए तो उसका कर्व बन रहा विंड, ये जो डॉटेड लाइन बन रहा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का, और ये बन रहा रायलेक्स जीन्स का। तो हम लोग देख रहे हैं विंस और रायलेक्स दोनों का कर्व मिलाने से एक्सपेरिमेंटल कर्व हमारा मिल रहा। इसका मतलब कोई भी बेसिक लॉ नहीं है, लॉन्गर वेवलेंथ रेंज के लिए हमारा रायलेक्स जीन्स लॉ है, और शॉर्टर वेवलेंथ रेंज के लिए वेवलेंथ जब कम रहेगा तो विंस काम करेगा, और लॉन्गर जब रहेगा तो रायलेक्स काम करेगा। इसका मतलब ये फंडामेंटल नहीं है, बेसिक नहीं, ये स्पेशल केस है। तो हम लोग बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंटल जो कर्व आया, उस कर्व को ना विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ना रायलेक्स जीन्स लॉ पूरी तरह व्याख्या कर पाए। एक लॉन्गर वेवलेंथ में काम कर रहा है, एक शॉर्टर वेवलेंथ में काम कर रहा है। तो एक लॉ हम लोगों को जरूरत था उस समय, जो पूरा एक्सपेरिमेंटल कर्व मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जिस ढंग से ब्लैक बॉडी रेडिएशन हर तरह का वेवलेंथ जो इमिट कर रहा है, एनर्जी के साथ वेवलेंथ का कर्व जो बन रहा है, इस कर्व को व्याख्या करने के लिए कौन सा लॉ होगा, तो कहाँ पर हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोली या रायलेक्स जीन्स लॉ बोली, ये दोनों लॉ आधारित है, ये लोग मानते हैं जो रेडिएशन इसका वेव नेचर है। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक नया क्रांतिकारी एक धारणा लेकर के आए मैक्स प्लांक्स, वो क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ अलग धारणा लेकर के 1900 ईस्वी में आए इस पूरी कर्व को व्याख्या करने के लिए, और वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना है।